हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। आपका हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों के बारे में अध्ययन करेंगे। उनकी जो इम्पोर्टेंट उनकी रचनाएं हैं, जो उनके इम्पोर्टेंट कथन हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये हमने इसमें बहुत ही सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हमारा ये पहला प्रश्न है, हम देखते हैं पहला प्रश्न। ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, विश्लेषणवाद और अभिजात्यवाद। 4 ऑप्शन हैं, चारों में से एक सही है। आप 4 ऑप्शन पढ़िए, जो आपको लगे चारों में सही है उस पर निशान लगाइए। पेन कॉपी लेकर के बैठिए ताकि आपके तैयारी है उसका आकलन आप कर सकें और यह जान सकें कि हमारी तैयारी कैसी है और हमने कितने क्वेश्चन सही किए। क्वेश्चन नंबर डालिए और ABCD में से जो सही है उस पर टिक लगाइए, फिर बाद में आप उसको मिलाइए। तो इसका बी ऑप्शन सही है। ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो दार्शनिकवाद सिद्धांत है वह मार्क्सवाद का है। आगे है, आइए रिचर्ड के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है विरेचन का सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, निर्वैधिकता सिद्धांत। जो आई रिचर्ड हैं उनका सिद्धांत इन चारों में से कौन सा है? तो इसका सी ऑप्शन सही है। इसका सी ऑप्शन सही है, संप्रेषण का सिद्धांत है। आगे है, प्लेटो के सिद्धांत के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। इन चारों में से कौन सा प्लेटो का सिद्धांत है? विरेचन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, निर्वैधिकता सिद्धांत। इन चारों में से कौन सा प्लेटो का सिद्धांत है? 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही है। तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विरेचन का सिद्धांत जो है वह प्लेटो का है। आगे प्रश्न है, निम्न में से कोलरिज का सिद्धांत कौन सा है? कल्पना का सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, निर्वैधिकता सिद्धांत। चौथा है, चौथा का कौन सा सही है? कोलरिज का इसमें से कौन सा सिद्धांत है चारों में से? तो इसका ए करेक्ट आंसर कल्पना का सिद्धांत। कोलरिज का कल्पना, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। कोलरिज कैसे कल्पना। तो कल्पना का सिद्धांत कोलरिज का है। आगे है, निम्नलिखित में से एक रिचर्ड की रचना नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, बायोग्राफिया लिटरेरिया, कोलरिज ऑन द इमेजिनेशन। इसमें से एक रिचर्ड की रचना नहीं है चारों में से। सी करेक्ट आंसर, बायोग्राफिया लिटरेरिया रिचर्ड की रचना नहीं है। आगे है, निम्न में से क्रोचे का सिद्धांत कौन सा है? कल्पना का सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, अभिव्यंजनावाद। इन चारों में से कौन सा क्रोचे का सिद्धांत है? क्वेश्चन नंबर 6। डी करेक्ट आंसर, क्रोचे का जो है अभिव्यंजनावाद सिद्धांत है। आगे है, कैथारसिस विरेचन शब्द का मूलतः संबंधित है। कैथारसिस विरेचन शब्द मूलतः
संबंधित है? भौतिक शास्त्र से, रसायन शास्त्र से, समाज शास्त्र से, चिकित्सा शास्त्र से। किससे संबंधित है? कैथारिसिस विरेचन के विरेचन कैथारिसिस विरेचन शब्द मूलतः किससे संबंधित है? डी करेक्ट आंसर चिकित्सा शास्त्र। कैथारिसिस विरेचन के चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। आगे है कि विरेचन सिद्धांत किस पाश्चात्य विद्वान का है? प्लेटो, अरस्तु, क्रोचे, कोलरिज। विरेचन सिद्धांत किस पाश्चात्य विद्वान का है? प्लेटो, अरस्तु, क्रोचे, कोलरिज। बी करेक्ट आंसर अरस्तु का है। आगे है निम्न में से प्लेटो का सिद्धांत कौन सा है? कल्पना सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, अभिव्यंजनावाद। निम्न में से इसमें से कौन प्लेटो का सिद्धांत है? इसका बी करेक्ट आंसर अनुकरण सिद्धांत प्लेटो का है। आगे निम्न में से कोलरिज की रचना कौन सी है? द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, बायोग्राफिया लिटरेरिया, कोलरिज इन ऑन द इमेजिनेशन। इन चारों में से कौन सही है? कौन कोलरिज की रचना है? द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, बायोग्राफिया लिटरेरिया, कोलरिज ऑन द इमेजिनेशन। कौन सी कोलरिज की रचना है? सी करेक्ट आंसर है बायोग्राफिया लिटरेरिया कोलरिज की रचना है। आगे है यह कोलरिज ऑन द इमेजिनेशन से आपको भ्रमित नहीं होना है, ठीक है, कि कोलरिज ऑन द इमेजिनेशन है तो यह है कोलरिज की रचना, यह है रिचर्ड की रचना है। ये सारी तीनों रिचर्ड की रचनाएं हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया कोलरिज की रचना है। आगे है लोंजाइनस लोंजाइनस के अनुसार इनमें से महान काव्य का उत्पत्ति कारक है क्षुद्रता, अल्पज्ञता, आत्मिक भव्यता, कटुता। चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है? सी करेक्ट आंसर आत्मिक भव्यता। काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है। यह कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, क्रोचे, कोलरिज। काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है। यह कथन किसका है? प्लेटो का, अरस्तु का, क्रोचे का, कोलरिज का। बी करेक्ट आंसर अरस्तु का, यह अरस्तु का कथन है। आगे है निम्न में से प्रत्ययवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? प्लेटो, अरस्तु, क्रोचे, कोलरिज। प्रत्ययवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? प्लेटो, अरस्तु, क्रोचे, कोलरिज। ए करेक्ट आंसर प्रत्ययवाद। प्रत्ययवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? प्लेटो। आगे है अनुकृति और त्रासदी का सिद्धांत किस पाश्चात्य विचारक का है? प्लेटो, अरस्तु, क्रोचे, कोलरिज।
अनुकृति और त्रासदी का सिद्धांत किस पाश्चात्य विचारक का है? प्लेटो, अरस्तु, क्रोचे, कोलरिज। बी करेक्ट आंसर है अरस्तु। अरस्तु का ये सिद्धांत है अनुकृति और त्रासदी का सिद्धांत। आगे है, विखंडनवाद का जनक किसे माना जाता है? रूसो को, देरिदा को, ये यहाँ ये मात्रा रहेगा देरिदा। विखंडनवाद का जनक किसे माना जाता? रूसो को, देरिदा को, सस्यूर को, रिचर्ड को। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा देरिदा। जॉक देरिदा विखंडनवाद के जनक हैं। आगे है, निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक हैं? वाल्थियर, हेरोदोतम, बिको, कांट। कौन इतिहास दर्शन से संबंधित विचारक हैं? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वाल्थियर है जो हैं यह इतिहास दर्शन से संबंधित विचारक हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? चार में से कौन सा ऑप्शन है जिसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? काम वृत्ति, पाठ संरचना, अहम, मनोविश्लेषण पद्धति। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा पाठ संरचना। पाठ संरचना का संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? अल्बर्ट कामू, एजरा पाउंड, मार्टिन हेडगर, जिया पाल सार्त्र। इन चारों में से कौन अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? बी करेक्ट आंसर एजरा पाउंड। एजरा पाउंड अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं है। निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति पर होनी चाहिए? इनमें से किसके अनुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? हीगल, एजरा पाउंड, मार्टिन हेडगर, जिया पाल सार्त्र। इन चारों में से किसकी मान्यता है कि इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति पर होनी चाहिए? ए करेक्ट आंसर हीगल। हीगल कहते हैं कि इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति पर होनी चाहिए। आगे है, प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? एमिल जोला, किट्स, जीन मोरे, जेम्स जॉयस। प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? एमिल जोला, किट्स, जीन मोरे, जेम्स जॉयस। सी करेक्ट आंसर जीन मोरे। आगे है, किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है? प्लेटो, अरस्तु, क्रोचे, कोलरिज। किस पाश्चात्य विचारक ने कला और अनुभूति को अभिन्न माना है? प्लेटो, अरस्तु, क्रोचे, कोलरिज। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोचे। आगे है, साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं? जाक देरिदा, कार्ल मार्क्स, सुधीश पचौरी,
F.R. लिविस साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं। जॉक देरिडा। आगे है प्लेटो के संबंध में असत्य कथन है। कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है। कविता और नाटक अंतः प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं। काव्य भाव को उद्दीप्त करता है, तर्क को नहीं। कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता ईश्वर है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो प्लेटो के संबंध में गलत है? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। एक असत्य कथन है, कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है, यह प्लेटो के बारे में असत्य कथन है। आगे है प्लेटो ने नहीं माना है कला में अनुकरण की बात, कलाओं के पारस्परिक संबंधों का वर्गीकरण की बात, कला में आदर्श की न्याय, सौंदर्य एवं शक्ति की प्रतिष्ठा की बात, चिंतन को कला साधना का आवश्यक अंग न मानना। इसका डी सही आंसर होएगा। प्लेटो ने चिंतन को कला साधना का आवश्यक अंग नहीं माना है। आगे है अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंग स्वीकार किए हैं। 5, 8, 7, 8 है। 5, 6, 7, 8 बी करेक्ट आंसर 6। आगे है किस पाश्चात्य आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधित धारणाओं का संबंध मानसिक उद्योगों से माना है? इलियट, क्रोचे, अरस्तु, आइए रिचर्ड्स। किसने हमारी मूल्यांकन संबंधित धारणाओं का संबंध मानसिक उद्योगों से माना है? आगे है कविता का भाव स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। कविता का भाव स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। यह कथन किस विचारक का है? इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इलियट। यह कथन इलियट का है। आगे है ईश्वर मर गया है, यह घोषणा किसने की? सार्त्र, मार्क्स, हीगेल, नीत्शे। ईश्वर मर गया, यह घोषणा किसने की? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा नीत्शे। नीत्शे ने यह घोषणा की कि ईश्वर मर गया। आगे है कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, यह विचार किसका है? वर्ड्सवर्थ, शेली, कॉलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड। कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, यह विचार किसका है? कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, यह विचार किसका है? तो इसका ए है करेक्ट आंसर वर्ड्सवर्थ है। वर्ड्सवर्थ करेक्ट आंसर।
आगे है, देरिदा लेखन को किसका स्रोत मानते हैं? दर्शन को, ज्ञान का, भाव का, तमाम संस्कृतियों का। देरिदा लेखन को किसका स्रोत मानते हैं? इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमाम संस्कृतियों का। आगे है, निम्न में से कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है? पेरिपोइथिकेस, इयोन, रिपब्लिक, पेलिटेइया। इनमें से कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है? ये करेक्ट आंसर, पेरिपोइथिकेस प्लेटो की रचना नहीं है। आगे है, अरस्तु का काव्यालोचन ग्रंथ कौन सा है? अरस्तु का काव्यालोचन ग्रंथ कौन सा है? आगे है, पेरिपोइथिकेस, यह है जो है अरस्तु का ग्रंथ है। आगे है, निम्न में से कौन सी रचना लोंजिनाइस की है? लोंजाइनस की है। निम्न में से कौन सी रचना लोंजिनाइस की है? तो डी करेक्ट आंसर, पेरियुप्सिस। आगे है, ट्रेजेट्री का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उनको पोषण करता है, अतः काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता। यह किसका कथन है? प्लेटो का, अरस्तु का, क्रोचे का, कोलरिज का। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लेटो। आगे है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय है? प्रकृति की नकल, पुनः सर्जन, नकल, वस्तुपरक अंकन। कौन सा सही है? तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुनः सर्जन। आगे है, काव्य की प्रकृति की अनुकृति किसने कहा? काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने कहा? प्लेटो, अरस्तु, क्रोचे, कोलरिज। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरस्तु ने काव्य को प्रकृति की अनुकृति कहा है। आगे है, चित्रकार अथवा अन्य किसी अन्य कलाकार की तरह कभी भी अनुकरता है, यह कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, क्रोचे, कोलरिज। चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की तरह कभी भी अनुकरता है, यह कथन किसका है? तो 37 का बी करेक्ट आंसर, अरस्तु। आगे है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में किसकी उपेक्षा मिलती है? कल्पना की, कवि की अंतश्चेतना की, कवि कर्म की, कवि कौशल की।
चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कभी भी अनुकरता है। यह कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, क्रोचे, कोलरिज। बी करेक्ट आंसर, अरस्तु। आगे है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में किसकी उपेक्षा मिलती है? कल्पना की, कवि की अंतश्चेतना की, कवि कर्म की, कवि कौशल की। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कवि की अंतश्चेतना की। आगे है, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक हैं एलन टेट, टिलियर्ड, क्लीथ, ब्रूक्स, इलियट। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक हैं एलन टेट, टिलियर्ड, क्लीथ, ब्रूक्स, इलियट। कौन है? इसका सी करेक्ट आंसर, क्लीथ ब्रूक्स। आगे है, इलियट के अनुसार परंपरा संस्कृति का अंश नहीं है, निर्जीव होती है, अनुपयोग है, जीवित संस्कृति का एक अंश है। इलियट के अनुसार परंपरा क्या है? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवित संस्कृति का एक अंश है। आगे है, लोनजाइनस के उदात्त के स्रोत में सम्मिलित नहीं है। भावावेश की तीव्रता, गरिमामय रचना विधान, अत्यधिक शब्दाडंबर, समुचित अलंकार योजना। लोनजाइनस के उदात्त तत्व में इसमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अत्यधिक शब्दाडंबर। यह लोनजाइनस के उदात्त तत्व में सम्मिलित नहीं है। आगे है, लोनजाइनस के उदात्त संबंधी मान्यता अनुसार असंगत कथन है। विषय साधन नहीं, साध्य है। प्राचीन काव्यानुशीलन आवश्यक है। विशद बिंबों की योजना उपादेय है। विषय का विस्तार पूर्वक होना आवश्यक है। इसमें से लोनजाइनस के उदात्त संबंधी मान्यता में से कौन सा असंगत है? तो ए करेक्ट आंसर, ये शामिल नहीं है, विषय साधन नहीं, साध्य है। आगे है, क्रोचे की मान्यता नहीं है। सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में अभेद। स्वयं प्रकाश ज्ञान बौद्धिक ज्ञान से स्वतंत्र एवं स्वायत्त होता है। अभिव्यंजना ज्ञान रूप है और काव्य प्रकाशन कर्म रूप। कला एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इन चारों ऑप्शन में से क्रोचे की मान्यता नहीं है किसमें? ए करेक्ट आंसर है, सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में अभेद है। आगे है, क्रोचे के संबंध में असंगत कथन है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत केवल काव्य पर ही लागू नहीं होता, सभी ललित कलाओं के लिए समान रूप से महत्व रखता है। क्रोचे की पुस्तक का शीर्षक एस्थेटिक है। सी क्रोचे ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्वीकार किया है। डी क्रोचे मूलतः आत्मवादी दार्शनिक थे। चार ऑप्शन में से कौन सा सही है? इसका सी करेक्ट आंसर है, क्रोचे मार्क्स के प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्वीकार नहीं किए थे। आगे है, क्रोचे के अनुसार कला की सृजन प्रक्रिया से जुड़ा अनिवार्य चरण नहीं है। कलाकार द्वारा उद्दीपक प्रभाव के अंतर्गत अमूर्त संवेदना का अनुभव, बिंब विधान के माध्यम से मानस स्तर पर अभिव्यंजना की पूर्णता, कल्पना शक्ति के माध्यम से उद्दीपक प्रभावों का संश्लेषण तथा अन्वय। डी मानस अभिव्यंजना का भौतिक स्तर पर कला आदि के रूप में अवतरण। चार ऑप्शन में से कौन सा सही है? क्रोचे के अनुसार कला की सृजन की प्रक्रिया में जुड़ा अनिवार्य चरण नहीं है। डी करेक्ट आंसर यह नहीं है, मानस अभिव्यंजना का भौतिक स्तर पर कला आदि के रूप में अवतरण। यह है क्रोचे के जो है सृजन प्रक्रिया से जुड़ा नहीं है। आगे है,
कोलरिज की दृष्टि में कल्पना के विषय में असंगत कथन है। कोलरिज की दृष्टि में कल्पना के विषय में असंगत कथन है। वे कल्पना को ईश्वरीय शक्ति मानते हैं। वे ललित कल्पना व कल्पना में सहज संबंध मानते हैं। सी, कविता में समन्वय का विशेष महत्व है। डी, कविता में सामंजस्य कल्पना के माध्यम से घटित होता है। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? बी करेक्ट आंसर। यह संगत कथन है। वे ललित कल्पना और कल्पना में सहज संबंध मानते हैं। कोलरिज का यह असंगत कथन है। आगे है, मार्क्स साहित्य चिंतन के अनुसार उपयुक्त कथन नहीं है। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के अनुसार उपयुक्त कथन नहीं है। ए, कला अपने सभी रूपों में सर्वोत्तम सामाजिक गतिविधि रही है। बी, अनुभव या बोध के कलात्मक अंकन की प्रतिभा जन्मजात रूप में प्राप्त नहीं होती। सी, यथार्थवादी चित्रण यथार्थ के मात्र नकल हैं। डी, कला के अभिप्राय, संदेश, सार, तत्व, रूप, शिल्प में बदलाव होता रहता है। 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यथार्थवादी चित्रण यथार्थ के मात्र नकल है। यह उपयुक्त कथन नहीं है। आगे है, साहित्य के महत्व के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत विषयक असंगत कथन है। साहित्य वर्गों के बीच विचारात्मक संघर्ष में महत्वपूर्ण अंग है। साहित्य श्रमिक वर्ग व जनसाधारण की शिक्षा और चेतना में योगदान कर सकता है। सी, साहित्य शोषकों की शक्ति को मजबूत बना सकता है तो उसकी जड़ें भी खोद सकता है। डी, वर्ग अचल व परिवर्तनशील होते हैं। उनका आपसी संबंध इतिहास की धारा के साथ बदलता नहीं है। चार ऑप्शन में से कौन सा सही है? डी करेक्ट आंसर है। वर्ग अचल व परिवर्तनशील होते हैं तो उनका आपसी संबंध इतिहास की धारा के साथ बदलता नहीं है। आगे है, इस मानसिकता का कोई विचारधारात्मक आधार भी नहीं है क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण विचारधारा है। विचारधारा मात्र का निषेध है। यह कथन साहित्य शास्त्र की किस आलोचना पद्धति के संदर्भ में उपयुक्त है? उत्तराधुनिकता में निर्वैतिकता, मार्क्सवाद, अभिव्यंजनावाद। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर आधुनिकता। इस मानसिकता का कोई विचारधारात्मक आधार भी नहीं है क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण विचारधारा है, मात्र का निषेध है। यह कथन उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित है। आगे है, उत्तर आधुनिकतावादी सोच के विकसित होने के कारणों में शामिल नहीं है। भूमंडलीकरण, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर आधिपत्य, सूचना का साम्राज्यवाद, साहित्य का दृढ़ता के साथ स्थापन। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का, साहित्य का दृढ़ता के साथ स्थापन। आगे है, उत्तराधुनिकतावादी अवधारणा के प्रभाव के संबंध में असंगत कथन है। संस्कृति व कलाकृतियाँ भी उत्पाद हो गई हैं। वैशिष्ट का महत्व कम व संख्या का महत्व अधिक हुआ है। रचनाकार का ध्यान
प्रभाव की प्रकृति और गुणवत्ता पर टिका रहता है, प्रसार व सफलता पर नहीं। आइडियोलॉजी की जगह टेक्नोलॉजी का वर्चस्व बढ़ने लगा। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रचनाकार का ध्यान प्रभाव की प्रकृति और गुणत्व पर टिका रहता है, प्रसार व सफलता पर नहीं। आगे है, साहित्यिक पाठ व आलोचनात्मक पाठ में कोई भेद नहीं होता। यह विचार निम्नलिखित में से किस चिंतन के निकट है? साहित्य पाठ व आलोचनात्मक पाठ में कोई भेद नहीं होता। यह विचार निम्नलिखित में से किस चिंतन दृष्टि के निकट है? कल्पना सिद्धांत, विखंडनवाद, अभिव्यंजनावाद, परंपरा और निर्वैतिकता का सिद्धांत। बी करेक्ट आंसर, विखंडनवाद। 52 बी। आगे है, साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में विखंडनवाद के उभार का महत्वपूर्ण काल निम्नलिखित में से है? 20वीं शताब्दी का चौथा दशक, 20वीं शताब्दी का 5वां दशक, 20वीं शताब्दी का 6ठा दशक, 20वीं शताब्दी का 7वां दशक। 4 में से कौन सा सही है? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वीं शताब्दी का 7वां दशक विखंडनवाद के उभार का महत्वपूर्ण काल है। आगे है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में संगत कथन है। कला प्रकृति के भावनामय तथा कल्पनामय अनुकृति नहीं है। काव्य का विषय प्रकृति का प्रतीयमान संभाव्य और आदर्श रूप है। अनुकरण एक सर्जन क्रिया है। डी अनुकरण वह तंत्र जिसके द्वारा कवि अपनी कल्पनात्मक अनुभूति की प्रक्षेपी अभिव्यक्ति को अंतिम रूप प्रदान करता है। ए करेक्ट आंसर, कला प्रकृति की भावनामय तथा कल्पनामय अनुकृति नहीं है। आगे है, त्रासदी के अनिवार्य अंगों के संबंध में उपयुक्त कथन है। दृश्य, विधान, पदावली व भाषा परिष्कार का अनुकरण के विषय हैं। पदावली गीत व चरित्र अनुकरण के विषय हैं। कथानक चरित्र व विचार अनुकरण के विषय हैं। भाषा परिष्कार दृश्य, विधान व कथानक अनुभव के विषय हैं। सी करेक्ट आंसर। आगे है, अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन है। अरस्तु ने विरेचन शब्द का ग्रहण साहित्य अरस्तु ने विरेचन शब्द का ग्रहण साहित्य शास्त्र से इतर स्रोत से किया है। मन की शुद्धि से आत्मा शुद्ध व प्रसन्न होती है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का समर्थन करने हेतु विरेचन की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। डी अरस्तु ने विरेचन शब्द का प्रयोग त्रासदी को परिभाषित देते हुए किया है। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है? सी इसका करेक्ट आंसर है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का समर्थन करने हेतु विरेचन की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, गलत है। आगे है, पेरू इप्सिस ग्रंथ के रचयिता हैं। अरस्तु, लोंजाइनस, क्रोचे, कोलरिज। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा लोंजाइनस। आगे है, इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतीतत्व का ही नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है। यह कथन मान्यता किसकी है? यह कथन की मान्यता किसकी है? अरस्तु की, लोंजाइनस की, क्रोचे, इलियट। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा टी एस इलियट।
अरस्तु ने विवेचन सिद्धांत का शब्द ग्रहण साहित्य से इतर से किया है। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है पेरोप्सिस ग्रंथ के रचयिता कौन है? बी करेक्ट आंसर लोनजाइनस। आगे है इतिहास बोध का अर्थ 58 का डी टी.एस. इलियट। इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतितत्व का नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है। यह मान्यता किसकी है? तो टी.एस. इलियट की। आगे है इलियट का मत नहीं है कला की जैविक सत्ता होती है, कविता का अपना एक अलग स्वतंत्र जीवन है, काव्यगत संवेदना और कवि के मन की संवेदना भिन्न होती है, कला का संवेग वैयक्तिक होता है। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सही? 59 डी करेक्ट आंसर। इलियट की मान्यता नहीं है कि कला का संवेग वैयक्तिक होता है। आगे है किस कथन से इलियट सहमत नहीं है? परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं है। परंपरा के ज्ञान से साहित्यकार को यह जानकारी हो जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। परंपरा के ज्ञान से यह ज्ञात होता है कि साहित्यकार की कृति का मूल्य क्या है। परंपरा दी के रूप में स्वयं उपलब्ध नहीं होती, उसे प्राप्त करने के लिए सचेत प्रयत्न किया जाना चाहिए। इसका एक करेक्ट आंसर है परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं है। यह इलियट की इस कथन से सहमत नहीं है। आगे है कविता का भाव स्वच्छंद प्रवाह नहीं भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं उससे मुक्ति का नाम है। यह मान्यता किसकी है? तो अरस्तु की, लोनजाइनस की, क्रोचे की, टी.एस. इलियट की। किसकी मान्यता है? डी करेक्ट आंसर टी.एस. इलियट। आगे है उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किसने किया? अरस्तु, लोनजाइनस, क्रोचे, जॉन बार्थ। उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में जॉन बार्थ ने किया। डी करेक्ट आंसर। आगे है अरस्तु के अनुसार अनुकरण है नवसर्जन, प्रकृति की हूबहू नकल, कला का हेय रूप, नकल की नकल। अरस्तु के अनुसार अनुकरण है ए करेक्ट आंसर नवसर्जन। आगे है निम्न में से विवेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने किस व्याख्या पर विचार प्रस्तुत नहीं किया? धार्मिक व्याख्या, राजनीति परक व्याख्या, नीति परक व्याख्या, कला परक व्याख्या। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीति परक व्याख्या। आगे 64 नंबर प्रश्न है। निम्न में से विवेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने किस पर व्याख्या प्रस्तुत नहीं किया है? धार्मिक व्याख्या, राजनीति परक व्याख्या, नीति परक व्याख्या और कला परक व्याख्या। तो इसका बी सही उत्तर हो जाएगा राजनीति परक व्याख्या। आगे है 65 यूनान का सबसे पहला महाकवि है। यूनान का सबसे पहला महाकवि है
होमर, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। कौन सा यूनान का कवि है इन चारों में से? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटो। प्लेटो यूनान का था। आगे है रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक हैं। रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक हैं होमर, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। हमारी जो हाई लेवल की परीक्षाएं होती हैं और क्या टीजीटी, पीजीटी, लेक्चरार, इन सब में भी ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र दिया रहता है। तो जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र के विद्वान हैं, उनकी रचनाएं हैं और उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, हमें यह याद होना चाहिए। तो पूछा है कि रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? होमर, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। तो इसका सी रिपब्लिक ग्रंथ प्लेटो का है। आगे है आइए रिचर्ड की पुस्तक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ का कौन सा प्रकार नहीं है? भाव, वाच्यार्थ, भाव, अभिप्राय, कला। इन चारों में से कौन सा भाव का अर्थ नहीं है? कौन सा प्रकार नहीं अर्थ का? आइए रिचर्ड की पुस्तक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में रिचर्ड, टी.एस. इलियट, प्लेटो, अरस्तु, नीत्शे, क्रोचे, ये सब जो पाश्चात्य काव्यशास्त्री हैं बहुत प्रसिद्ध हैं। हमें इनकी रचनाएं याद होनी चाहिए। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कला। कला अर्थ का प्रकार नहीं है। आगे टी.एस. इलियट ने अवैयक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन अपने कौन से निबंध में किया? ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, द सीक्रेट वुड, एब्स्ट्रैक्ट क्रिटिसिज्म, द परफेक्ट क्रिटिक। टी.एस. इलियट ने अपने अवैयक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन कौन से ग्रंथ में, कौन से निबंध में किया? तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। आगे है इलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर स्थापित किया है। इलियट ने अपने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर स्थापित किया है परंपरा और इतिहास बोध, कल्पना को, अलंकार युक्त बिंबों को, प्रौढ़ भाषा को। इन चारों में से किसको स्थापित किया है? तो एक करेक्ट आंसर परंपरा और इतिहास बोध को टी.एस. इलियट ने अपने जो कवि व्यक्तित्व में स्थान दिया है। आगे है वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य माना है जनसाधारण का जीवन और प्रकृति को, पौराणिक कथा और ज्ञान को, नायक की चरित्र निर्माण को और ऐतिहासिक आख्यान को। वर्ड्सवर्थ ने अपने काव्य का प्रतिपाद्य किसको माना है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जनसाधारण का जीवन और प्रकृति को। आगे है कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। यह कथन किसका है? क्रोचे, इलियट, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, यह कथन किसका है? तो इसका डी करेक्ट आंसर जो कोलरिज। और इससे भी लगा सकते हैं कि कोलरिज ने कल्पना सिद्धांत दिया है। और इसको याद करने के लिए एक की पॉइंट मन में बैठा सकते हैं, कल्पना मानव मस्तिष्क की जो विधान, यह जो कथन है यह कैसे कल्पना कैसे कोलरिज, ऐसे लगा सकते हैं। एक की पॉइंट हमें किसी न किसी कथन को, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए कोई न कोई की पॉइंट चाहिए रहता है। आगे है क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के 4 स्तंभों में से कौन सा स्तर असंगत है? विचार, अंतः संस्कार, अभिव्यंजना, आनुषंगिक, आनंद।
क्रोचे के अभिव्यंजना के 4 स्तंभों में से कौन सा स्तर असंगत है? तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा विचार, यह असंगत है। आगे है, लोनजाइनस के अनुसार इनमें से कौन सा शैलीगत दोष नहीं है? वाल्यता, वागाडंबर, भावाडंबर, विपर्य। लोनजाइनस के अनुसार इनमें से कौन सा शैलीगत दोष नहीं है? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा विपर्य। आगे है, मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा में कौन सा समीक्षक नहीं है? लेनिन, गोर्की, कॉर्डवेल, लॉरेंस। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है विद्वान है, कौन सा विचारक है जो मार्क्सवादी परंपरा में नहीं है? तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉरेंस। संरचनावाद का जनक माना जाता है? प्लेटो, सस्यूर, अरस्तु, इलियट। संरचनावाद का जनक किसे माना जाता है? तो बी करेक्ट आंसर सस्यूर। सस्यूर को संरचनावाद का जनक माना जाता है। आगे है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द गलत है, फिर भी तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। यह कथन किसका है? प्लेटो, वाल्टेयर, सुकरात, गैलीलियो। चारों में से कौन है? तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाल्टेयर। आगे है, किसने अनुकरण को काव्य की आत्मा कहा है? आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह, अरस्तु, डॉक्टर नगेंद्र। किसने अनुकरण को काव्य की आत्मा कहा है? तो इसका सी करेक्ट आंसर अरस्तु। आगे है, प्लेटो ने कवि को क्या माना है? अनुकर्ता, कर्ता, अभिकर्ता, निर्माता। प्लेटो ने अपने काव्य सिद्धांत में कवि को क्या माना है? तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुकर्ता। आगे है, विरेचन क्या है? अश्वप्रवाहित होना, मनोविकारों का शुद्धिकरण, आत्मशुद्धि, असीम आनंद। विरेचन क्या है? तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोविकारों का शुद्धिकरण। आगे है, क्रोचे कैसे दार्शनिक हैं? आत्मवादी, अनात्मवादी, प्राणवादी, यथार्थवादी। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मवादी। क्रोचे आत्मवादी दार्शनिक हैं। अभिव्यंजनावाद किस सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है? यूरोपीय, भारतीय, ब्रिटिश, रूसी। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोपीय। आगे है, काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख किसने माना? कोलरिज, अरस्तु, लोनजाइनस, क्रोचे। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा लोनजाइनस। लोनजाइनस ने काव्य में उदात्त तत्व को प्रमुख माना। आगे है, नित्य का संबंध किस विचारधारा से है? मनोविश्लेषणवाद, उत्तराधुनिकतावाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्तित्ववाद। नित्य का संबंध अस्तित्ववाद से है। हमने इसमें
इस वीडियो में वही प्रश्न लिए हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए ये सारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। निम्न में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? स्पिनगार्ड, रोलाबार्थ, क्लिंट ब्रुक्स, जॉन क्रो रेंसम। रोलाबार्थ है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? कोलरिज, अरस्तु, लोंजाइनस और क्रोचे। डी करेक्ट आंसर क्रोचे। क्रोचे ने सहजानुभूति का अपने काव्य में सहारा लिया था। आगे है, निम्न में से कौन से विचारक पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? आइए रिचर्ड, कोलरिज, क्रोचे, फ्रायड। कौन सा 20वीं सदी में मौजूद नहीं था? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलरिज, क्योंकि ये लोग पहले के थे। आगे है, कोलरिज की काव्य संबंधित धारणा का प्रमुख आधार क्या है? साहचर्यवादी सिद्धांत, जयवादी सिद्धांत, यांत्रिकतावादी सिद्धांत, आनंदवादी सिद्धांत। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जयवादी सिद्धांत। आगे है, आइए रिचर्ड ने आलोचना के कितने आधार बताए हैं? बी करेक्ट आंसर 2। आगे है, मूल्य व्यवस्था और संप्रेषण आलोचना के 2 आधार कौन से पाश्चात्य विचारक ने दिए? आइए रिचर्ड, कोलरिज, क्रोचे, फ्रायड। मूल्य व्यवस्था और संप्रेषण आलोचना के 2 आधार, आलोचना के 2 आधार किसने दिया है? तो आइए रिचर्ड ने। आगे है, काव्य भाषा सिद्धांत किस पाश्चात्य विचारक का सिद्धांत है? आइए रिचर्ड, कोलरिज, क्रोचे, फ्रायड। काव्य भाषा का सिद्धांत किसका है? आइए रिचर्ड का। आगे है, भोगने वाली मन, यह मन रहेगा। भोगने वाले मन और रचना करने वाले मन में अनिवार्यतः एक अंतराल बना रहता है। जितना ज़्यादा यह अंतराल होता है, रचना उतनी ही महान होती है। यह किसका कथन है? प्लेटो, सस्यूर, अरस्तु, इलियट। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह इलियट का है। जो पाश्चात्य विचारक हैं, जो उनके विचार हैं, जो उनके कथन है, यह तो हमें याद होना ही चाहिए, क्योंकि यह किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो यह इलियट का है। आगे है, काव्य की अनुभूति व जीवन के अनुभूति में कोई विशेष अंतर नहीं होता। यह किस विचारक का है? काव्य की अनुभूति और जीवन की अनुभूति में कोई विशेष अंतर नहीं होता, क्योंकि जो कवि होता है वह अक्सर अपने आसपास की चीज़ों को देख के लिखता है, अपने जीवन के अनुभव को देखता है, जो अपने उसके जीवन में बीतता है वही लिखता है। कल्पना भी करेगा तो कल्पना के लिए कुछ न कुछ आधार चाहिए रहता है। तो इसीलिए जो काव्य में लिख रहा है और उसके जीवन में जो है उसमें समानता होगी। यह नहीं कि वो खुद भोगा है या वो समाज से देखा होगा, किसी का देखा होगा। तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए रिचर्ड, इन्होंने, ये इनका कथन है। आगे है, कविता मात्र कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व से पलायन है। किस विचारक का कथन है? प्लेटो, सस्यूर, अरस्तु, इलियट। तो इसका
डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कविता मात्र कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व से पलायन है। यह विचारक किस विचारक का कथन है? प्लेटो, सस्सूर, अरस्तु, इलियट। तो डी करेक्ट आंसर इलियट का है। आगे है, कलाकार का मनोविज्ञान अध्ययन का निष्फल क्षेत्र है। यह किसका कथन है? कलाकार का मनोविज्ञान अध्ययन का निष्फल क्षेत्र है। यह किसका कथन है? आइए रिचर्ड, कोलरिज, क्रोचे, फ्रायड। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आइए रिचर्ड। आगे है, आलोचना सांस की तरह अनिवार्य एवं नैसर्गिक क्रिया है। यह किसका कथन है? आलोचना सांस की तरह अनिवार्य एवं नैसर्गिक क्रिया है। यह किसका कथन है? प्लेटो, सस्सूर, अरस्तु, इलियट। तो यह इलियट का कथन है। आगे है, नैतिकता सिर्फ दुनियादारी है और आचार संहिता इष्ट सिद्धि की सामान्यतम व्यवस्था की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? नैतिकता सिर्फ दुनियादारी है, आचार संहिता इष्ट सिद्धि की सामान्यतम व्यवस्था की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? तो आइए रिचर्ड। आगे है, अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता बल्कि वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। यह तो जैसे रटा रटाया कथन है, पेपर में तो पूछता ही है यह। प्लेटो, सस्सूर, अरस्तु, इलियट। डी करेक्ट आंसर इलियट। आगे है, सच्ची आलोचना तथा सूक्ष्म प्रशंसा का लक्ष्य कवि नहीं बल्कि काव्य है। यह किसका कथन है? यहाँ कवि होगा। सच्ची आलोचना तथा सूक्ष्म प्रशंसा का लक्ष्य कवि नहीं बल्कि काव्य है। यह किसका कथन है? प्लेटो, सस्सूर, अरस्तु, इलियट। तो इसका डी करेक्ट आंसर इलियट है। आगे है, कला तथा कला अनुभूति जीवन के मानव व्यापारों से संबंध है, उससे अभिन्न अथवा पृथक नहीं। काव्यानुभूतियाँ कलानुभूतियाँ भूति जीवन अनुभूति का पर्याय है। यह कथन किसका है? काव्यानुभूति या कलानुभूति जीवन अनुभूति का पर्याय है। यह कथन किसका है? तो यह इसका ए ऑप्शन सही है। आइए रिचर्ड। आगे है, कला तथा कला अनुभूति जीवन के मानव व्यापारों से संबद्ध है, उससे भिन्न अथवा पृथक नहीं। काव्यानुभूति या कलानुभूति जीवन का पर्याय है। यह कथन आइए रिचर्ड के किस सिद्धांत से है? मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, काव्य भाषा सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए करेक्ट आंसर मूल्य सिद्धांत। अब यहीं पर हमारे 100 प्रश्नों की जो 100 प्रश्न महत्वपूर्ण थे उनकी श्रृंखला खत्म होती है। यह अगर जो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे, आपकी किसी भी हिंदी की किसी भी परीक्षा की, आप छोटे से लेके बड़े तक की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अक्सर ये यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे जो हैं बड़े एग्ज़ाम उसमें पूछे जाते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि मैंने अच्छा किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक कमेंट करिए कि कैसा आपको यह वीडियो लगा। और चैनल सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जब मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, तो आप उस वीडियो को देख करके अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।